Yes, student, वेलकम टू अवर वीडियो क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या पढ़ने वाले थे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और उसकी प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या क्या हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, यानी इसको हम जब पढ़ लेंगे चैप्टर को, ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल, लर्नर को रहे आप लोग लर्नर हो। ठीक है, तो या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब लर्नर है। ठीक है, तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, डिफ़ाइन, वो जो है डिफ़ाइन कर पाएंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ को और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट टू मेंटेन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी आप सबको जो है ये पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई भी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, ताकि वहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन की जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को अगर आप कहीं पर भी एज ए ऑक्यूपेशनल नर्स काम करते हैं तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़, यानी ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो सकती है, वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर जो है वो हमको डिस्कस करने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अब नेचर यानी कि किस तरह से जो है वो डिजीज़ होती हैं, क्या उनका नेचर है ना, अकरेंस किस तरह का है, क्या पैटर्न है उनका अकरिंग का, वो सब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफाई द मीजर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ऑक्यूपेशनल डिजीज अमंग हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे मीज़र्स हैं जिसकी वजह से जो है कोई भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। फर्स्ट जो है वो हमारा यही, अगर आप एज ए ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं तो, या जो भी एक वर्कर का काम होता है, ऑक्यूपेशनल वर्कर का, हेल्थ वर्कर का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि जो डिजीज़ है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, उन सबको प्रिवेंट करना। फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रिवेंशन, सेकंड प्रायोरिटी है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द ग्लोबल एंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, यानी कि ग्लोबली, जैसे कि ग्लोबल की हम बात करें तो WHO जो है वो क्या है, एक ग्लोबल एजेंसी है। ठीक है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, एज वेल एज नेशनल, हमारी नेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो बनती हैं, तो उनकी हेल्प से किस तरह से प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जा सकता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, एलोबरेट द नर्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, कि एज ए नर्स अगर कोई ऑक्यूपेशनल नर्स का वर्क कर रहा है तो उसका क्या क्या जो रोल है जिसकी वजह से वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को या डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सके या उनको मैनेज कर सके, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Health and well-being of the people living in the country decide the development index of that country. The health of working population play a vital role in bringing prosperity and development of the nation. Their contribution is directly responsible for improving the economy and the gross domestic product, GDP ऑफ द कंट्री। तो ये जो शब्द है GDP, आप अभी सुन रहे होंगे, अगर न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे कि GDP जो है हमारा वो कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो यहाँ पर जो GDP है, यानी कि जो एक कंट्री उसका डोमेस्टिक
प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। और ये डायरेक्टली कब होगा, जब किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो है वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और वो कितना अपना एफर्ट के साथ काम कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, इंडस्ट्रीज़ जो है सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, वहाँ पे जितने भी वर्कर थे उन वर्कर को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनको जो है सारे वर्कर इस कंडीशन में जो है वो अपन जहाँ पर भी उनकी वर्किंग स्टेट था उनको छोड़कर जो उनका मेन स्टेट था वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटजी थी वो मिसमैनेज हो रही हैं। जो लेबर क्लास वर्कर हैं या उनको ठीक से नहीं समझा पाया जा रहा है, या उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं सर्वाइवर के लिए वो नहीं अवेलेबल हो पा रही, इसलिए जो है वो अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें उनको हो रहा है। ठीक है, तो इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हेल्थ ऑफ द वर्किंग मेंबर इन मच मोर इम्पोर्टेंट टू फीड फैमिली मेंबर एंड सस्टेन द फैमिली। वर्कर कॉन्स्टिट्यूट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया की जैसी जो और भी डेवलपिंग कंट्री है, पर हम इंडिया की बात करते हैं, जो हेल्थ है वो वर्किंग मेंबर की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर में हो सकता है कि जो है एक मेन वर्क करता हो, उसकी फैमिली जो है यानी फीमेल और उसके जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस वो सब वर्क ना करते हों। ठीक है, तो वो जो पूरी फैमिली है वो एक अकेले वर्कर पे जो है डिपेंड हो जाती है। अगर उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है या उसको किसी भी तरह की डिजीज़ हो जाती है तो फिर पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है द WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्री हैव इनिशिएट measure टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वर्क वैल्यू एंड वर्क ऑफ नेचर ऑफ वर्क ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वर्क एनवायरनमेंट का उसको मेज़र करना और उसको मिनिमाइज़ करने का वर्क जो है वो WHO और गवर्नमेंट वो मिलकर करते हैं। वो ऐसी सारी जो है स्टडीज़ बनाते हैं जिसकी वजह से वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो सके और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कंसिडर इट एज ए बेसिक ह्यूमन राइट एंड ऑल्सो इंटीग्रेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनमें से एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारा हेल्थ भी है। और हेल्थ वो कहीं पर भी हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी उसी का पार्ट है, तो वो भी एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है ना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की जो बनाई गई है उस पॉलिसी के अंदर भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ को जो है वो इंक्लूड किया गया है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन किया जाए। और ये बेसिक राइट है कि एक इंडिविजुअल को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक से वहाँ पर वर्क कर सके। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ इनिशिएटिव, यानी इसका क्या हिस्ट्री है, कब से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ग्लोबली जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कब से ये प्रॉब्लम समझी गई कि एक ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो WHO एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO आर द टू नोडल एजेंसी एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो WHO तो हम सभी जानते हैं, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों की दोनों जो है वो क्या है, ग्लोबल जो है एजेंसी है, हेल्थ एजेंसी है, जो कि इन इश्यूओं को समझती है। और इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने सबसे पहले आपस में एक जॉइंट कमेटी बनाई इन 1950। और उस जॉइंट कमेटी ने क्या किया कि कहीं ना कहीं जो है ये सारे इशू देखे जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो लेबर क्लास है उनको सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इन 1950 द जॉइंट कमेटी ऑफ ILO एंड WHO फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाज फॉर्म्ड। ठीक है, सबसे पहले 1950 में इन दोनों ने मिलकर जो है एक जॉइंट कमेटी बनाई है और तब से लेकर अब तक जो है कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं ताकि जितने भी वर्कर हैं उनके जो भी इशू हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट किया जा सके। Next, under occupational health service, emphasis was given to include occupational surveillance of health
work environment for harmful elements, as well as worker health surveillance, provision of occupational hygiene measure, ergonomics at workplace, first aid and the rehabilitation services। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर किस पे जो है सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, या क्या हमको उसमें इंक्लूड करना चाहिए वर्क के एनवायरनमेंट के अंदर, कि जो है हाइजीन जो है वो अच्छा रहे, हाइजीन को मेंटेन किया जाए। अब ऑक्यूपेशनल हाइजीन से हम क्या समझेंगे यहाँ पर? ऑक्यूपेशनल हाइजीन से हम क्या समझेंगे? ऑक्यूपेशनल हाइजीन मतलब कि जो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो डस्ट है उस डस्ट को टाइम टू टाइम क्लीन किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो डस्ट लगातार जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बट उसकी कोई क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, जो हाइजीनिंग है, हाइजीन होना चाहिए एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, वो इस तरह से मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक्स एट वर्क प्लेस। अब अर्गोनॉमिक्स आपके लिए शायद नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि ये एक तरह की साइंस है जो कि किस पे वर्क करती है, स्पेशली द डिज़ाइन जो है, कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है उनका डिज़ाइन किस तरह का है और उस डिज़ाइन को कितना बेटर बनाया जा सके, कितना एडवांस बनाया जा सके, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जो है वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट या किसी भी तरह का जो हज़ार्ड से उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो वो सारी स्टडी किस में की जाती है? अर्गोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एड एंड द रिहेबिलिटेशन सर्विस। फर्स्ट एड एंड द रिहेबिलिटेशन सर्विस। ठीक है, तो फर्स्ट एड जो है वो होना चाहिए किसी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई इंजरी है तो तुरंत उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करा जा सके। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, अगर किसी को कोई इंजरी होती है, जैसे कि किसी को कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी हज़ार्ड्स हो सकेगा, तो वापस से उसका एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल मेंटेन किया जा सके, तो वो सारी की सारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर ऑल was made in the Beijing in 1994 by WHO. It urged member states to improve the occupational health service including accident prevention and साइकोसोशल स्ट्रेस। तो मेन जो है इन्होंने 1994 में फिर जो है मीटिंग की थी बीजिंग में, और वहाँ पर जो है इन्होंने फोकस दिया मेनली एक्सीडेंटल प्रिवेंशन पर और साइकोसोशल स्ट्रेस पर। ठीक है, कि एक्सीडेंट जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट किया जा सके, और इंडिविजुअल, क्योंकि ना सिर्फ एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना बल्कि इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, अगर उसको टेंशन में वर्क करना पड़ेगा, उसको जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो स्ट्रेस में रहे। ठीक है, तो उसको सोल्व आउट करने के लिए भी जो है WHO ने फोकस करने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है in 1996 global strategy for occupational health for all was agreed upon by the member country. 10 priority area were identified to be strengthened under the ambit of occupational health service. The third priority focused on the lifestyle factor and health promotion at workplace। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली फोकस किस पे किया गया है कि एक सारे के सारे जितनी भी ग्लोबल स्ट्रेटेजी हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि यहाँ पर मल्टी नेशन, एक से ज़्यादा नेशन जो भी WHO के मेंबर हैं वो सारे के सारे इसमें एग्रीड हुए, है ना। उनकी किस बात पर एग्रीड हुए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और उनका जो मेन फोकस है वो फोकस किस पे है? लाइफ स्टाइल पर और हेल्थ प्रमोशन पे, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए ताकि उसके साथ ही उसका हेल्थ का प्रमोशन किया जा सके, और उसके वर्क प्लेस के रिगार्डिंग जो है क्या क्या प्रमोशन किए जा सके ताकि उसकी हेल्थ पर जो है किसी भी तरह का जो है इम्पेक्ट ना हो। In 2006 and 7 global plan of action on worker health were agreed upon by the WHO collaborating center at Italy। ठीक है, अब 2006 और 7 में इटली में जो है ये इन्होंने फिर से जो है कोलैबोरेटिंग सेंटर है इटली में, वहाँ पर फिर से इन्होंने डिस्कशन किया और वहाँ पर क्या इस बात को समझा, इंटीग्रेटिंग द प्रिवेंटिव अप्रोच
preventive approach and promotion along with addressing social इनइक्वलिटीज़। अब सोशल इनइक्वलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलती है कि जो लेबर क्लास वर्कर हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, या एक तरह से इक्वलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जो एक इक्वलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक सोशल जो है वो क्या आ जाता है, डिस्टेंसिंग, एक कह सकते हैं कि इम्बैलेंसिंग आ जाती है, सॉरी सोशल इम्बैलेंसिंग आ जाती है कहीं ना कहीं, कि अपर क्लास जो है वो एक उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, जो लोअर क्लास लेबर क्लास है उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है। जैसा कि अभी हम इसमें भी देख पा रहे हैं कि जो अभी का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कई सारे जो हैं, अच्छी बात है सभी के लिए होना चाहिए, पर हम देखें कि जो वीआईपी है या जो ऐसे लोग हैं जो कि जो है फॉरेन कंट्री में हैं, ठीक है, उनको हम एनआरआई कह सकते हैं, तो ठीक है उनको लाया जा रहा है इंडिया में वापस, उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, बट वहीं लेबर क्लास जो है वो परेशान हो रहा है, उनके ऊपर जो है उतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी जो है आज भी देखने को मिलती है, इसको कम करने के लिए जो है डब्ल्यूएचओ ने जो है इसके लिए प्रयास करता है डब्ल्यूएचओ, बट ये इन एक्चुअल में कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है आप सबके सामने। The ILO convention had in 2006 also emphasized the need to strengthen the occupational health service in their respective country। यानी ILO कन्वेंशन जो था उसमें भी यही एम्फेसाइज किया गया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो है ऑक्यूपेशनल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो ये सारे के सारे क्या थे, है ना, यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ इनिशिएटिव, यानी कि हिस्ट्री जो है 1950 से लेकर के अब तक क्या हुआ है लेबर ऑक्यूपेशन हेल्थ के रिगार्डिंग, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ डेफिनेशन से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ डेफिनेशन को, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, द WHO 2001 में जो है WHO ने डेफिनेशन दिया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी एम्ड एट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ of worker by preventing and controlling occupational disease and accident by eliminating the occupational factor and conditions hazardous to health and safety at work। तो ये डेफिनेशन जो है वो WHO का है। ओवरऑल इसका जो समझ में आता है मीनिंग हमको वो यही है कि जो है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करना है, प्रमोशन करना है हेल्थ का, जितने भी वर्कर हैं जो कि किसी भी जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़, उनको जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ना हो किसी भी तरह की, उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड एक्सीडेंट बाय द एलिमिनेटिंग द ऑक्यूपेशनल फैक्टर एंड कंडीशन हज़ार्डियस टू द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, यानी कि ऐसी सारी कंडीशन जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, ऐसी सारी कंडीशन जिनकी वजह से जो है डिजीज़ हो सकती है, उन सबको आइडेंटिफाई करना और उसके रिगार्डिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि उनको जो है प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जैसा कि हमको पता है कि हेल्थ जो है हम समझते हैं कि फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, है ना। क्या है हेल्थ का डेफिनेशन, हमको पता है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी। ठीक है, तो ये जो है हेल्थ का डेफिनेशन WHO ने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी किस चीज़ को प्रमोट करना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर। ठीक है, तो वर्कर जो है उनका भी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है वो प्रॉपरली अगर हम मेंटेन करेंगे तो वही हेल्थ का डेफिनेशन है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए हो जाएगा। ठीक है, occupational health will pave way for development of individual worker and the enterprises in which they work, thereby contributing to the substantial development of the community and country। ठीक है, अगर occupational health
पे प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके वर्कर जितने भी होंगे उनका इंडिविजुअल वर्कर का डेवलपमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा तो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एंटरप्राइजेज़ का अच्छे से जो है जो वर्कर ठीक से काम करेंगे तो एंटरप्राइजेज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो कंट्रीब्यूट कहेंगे कहीं ना कहीं कम्युनिटी के डेवलपमेंट में और कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, इसलिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम में यहाँ पर क्या क्या मेंबर आते हैं। द ऑक्यूपेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: कंसल्टेड स्पेशलाइज्ड इन ऑक्यूपेशनल मेडिसिन, ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल नर्स, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, environmental and safety engineer, ergonomist to design effective working environment to minimize risk and hazards and to promote comfort, फिजियोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर। तो ये सारे के सारे जो हैं मेंबर्स हैं किसके, हेल्थ केयर टीम के। ये सारे के सारे मेंबर हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं